हार्ट अटैक के चांस सर्दियों में ज़्यादा होते हैं, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होते हैं। हार्ट अटैक नॉनवेज खाने की वजह से ज़्यादा होते हैं? कोविड के बाद हार्ट अटैक बढ़े हैं, ये सच्चाई है। कोविड वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक बढ़े हैं, ये मिथ है। 20 मिनट में हार्ट की मसल परमानेंट डैमेज हो जाती है। हर हार्ट अटैक एक जैसा नहीं होता। गैस को आप भूल जाइए। आपको अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है, छाती में भारीपन हो रहा है, घबराहट हो रही है और दर्द आपका नाभि से लेके कान तक अगर कहीं पे भी दर्द हो रहा है, वो हार्ट का हो सकता है। अफीम हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है अगर आप कंटिन्यूस लेते हैं। अल्कोहल भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है अगर आप कंटिन्यूस लेते हैं। बिफोर मेनोपॉज लेडीज़ को रिस्क कम होता है जेंट्स से। हार्ट की हेल्थ के लिए सबसे मेन अगर 3 टेस्ट की बात की जाए तो कौन से हो सकते हैं? शुगर आप जितना भी लोगे शरीर के लिए नुकसान करता है। चाय और कॉफ़ी में कौन सी चीज़ नुकसानदायक हो सकती है? दोनों ही हैं। CPR जिसको बोलते हैं हम, छाती दबाने वाला, वो आपको इमीडिएट शुरू करना चाहिए और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी चाहिए अगर पेशेंट बेहोश हो गया तो। कोल्ड ड्रिंक तो आपका जहर है। हुक्का तो मैं कहूँगा आपका बीड़ी और सिगरेट से ज़्यादा डेंजरस है। सप्लीमेंट किसी भी टाइप का अगर ले रहे हैं वो आपका शरीर के लिए ठीक नहीं है। मुगल लेके आए थे हुक्का, तो हमारा समाज का प्रतीक कहाँ से है? आपको BP है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस माननी चाहिए। BP और शुगर हर ऑर्गन को डैमेज करते हैं और हर ऑर्गन को डैमेज करते हैं तो हार्ट भी एक ऑर्गन है। तो साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं, इनको पहचाना कैसे जा सकता है? जिम जाने से पहले एक बारी कार्डियोलॉजिस्ट से स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया स्ट्रेस। अगर कोई भी ऑयल अगर एक बार यूज़ करते हैं उसको दोबारा ऑयल यूज़ करोगे तो वो बहुत उससे भी ज़्यादा डेंजरस होता है। और ट्रांस फैट बॉडी के लिए फैट से ज़्यादा डेंजरस होता है। हरियाणा और जो पंजाब एरिया है उसमें हमने फैट को तो ताकत का एक सोर्स मान लिया है। 19 साल से लेके के बच्चे से हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब जो खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ही वो शरीर को ख़राब कर रहे हैं। कैंसर से लेके हार्ट अटैक से देख सिर्फ एयर पोल्यूशन ही बहुत है आपको ये चीज़ें देने की। पानी मिल रहा है वही पी रहे हैं और वो सारा केमिकल पानी। खेलते खेलते लोग गिर जाते हैं, जिम ट्रेनिंग के दौरान गिर जाते हैं, डॉक्टर तक सेफ नहीं है। तो मैनुअल वर्क जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जो हम मेहनत करते थे खेतों में या फिर रोजाना दिल के दौरे की खबर आपको हिला देती है, दिल की धड़कन बढ़ा देती है। अक्सर ऐसा होता है कि युवावस्था में कोई खेलते खेलते बच्चा हार्ट फेलियर का शिकार हो गया। हार्ट अटैक के इतने केस आ रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको भी हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान नहीं बची। फिलहाल इस मुद्दे पर अब दीपावली के बाद और ज़्यादा तेज़ चर्चाएं हैं, प्रदूषण की चर्चाएं हैं पूरे इंडिया में, और मिठाइयाँ आपने खाई होंगी। तो हमें लगा कि अब आपके हार्ट की कैसे केयर की जा सकती है, आपके हार्ट को आने वाले वक्त में सर्दियों में संभाला जा सकता है। डॉक्टर तेजवीर ग्रेवाल को लेकर के आए हैं जो कि मेदांता में सेवाएं दे चुके हैं और एज ए कार्डियोलॉजिस्ट अब जो है वो भिवानी के कदम हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं। हज़ारों बच्चों को, हज़ारों युवाओं को, हज़ारों लोगों की जान बचा चुके हैं ये। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विनोद। और आज सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों को, एक तो कैंसर और एक हार्ट, ये दो बड़े डर हैं जो हमेशा सताते हैं। पुराने वक्त में हम सुनते थे कि लोग भूतों से डरते थे। अब भूत रूपी ये बीमारियां जो हैं वो उनको ऐसे लगती हैं कि पता नहीं कब आ जाएंगी, कहाँ से आ जाएंगी। डॉक्टर भी इसका शिकार हो रहे हैं, जिम जाने वाले लोग भी शिकार हो रहे हैं। युवा एक एज ऐसी होती है, उस वक्त तो यूं कहते हैं कि हार्ट और बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं वो हेल्दी होते हैं, लेकिन खेलते खेलते लोग गिर जाते हैं, जिम ट्रेनिंग के दौरान गिर जाते हैं, डॉक्टर तक सेफ नहीं है। बिल्कुल विनोद, आपने सही कहा। एक एपिडेमिक आ गई है हार्ट डिजीज़ की और क्रॉनिक डिजीज़ जो हम बोलेंगे। हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, कैंसर है और इसका बहुत ज़्यादा लेना देना हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे है। जो पिछले कुछ दशक में जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए हैं, चाहे वो हमारी जो मैनुअल वर्क जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जो हम मेहनत करते थे खेतों में या फिर कहीं पे भी, वो उसका जगह मशीनों ले ली है। और साथ में खाना पीना, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो गई है, तो खाना पीने में ज़्यादा हमारा अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा आ गया है। मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड पिछले आई थिंक 1-2 दशक में ज़्यादा आया है, जिसका पैक्ड फूड जो है। और वो एक इतना ख़तरनाक चीज़ है जिसको हो सकता है खाने वाले को भी नहीं पता हो कि वो क्या कर रहा है।
और साथ में फिर जो पिछले सब हर किसी को पता होगा कि पिछले 2 दशक में जितना हमारा जो खेती होती है उसमें जितने केमिकल यूज़ होते हैं, हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जिसको जो नेचुरली होनी चाहिए थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया है केमिकल से। जैसे हम खाद पहले डालते थे तो अब खाद की ज़रूरत नहीं है, हम केमिकल वाली खाद पहले ही, क्योंकि वो जल्दी ईजी होती है, जल्दी सी हो जाती है, बस उस चक्कर में हम उन चीज़ों को तो खाने से लेकर पानी में जितना भी केमिकल हम अब खेतों में जो डाल रहे हैं, जितनी भी खेती की जो चीज़ें कर रहे हैं, वो सारा केमिकल नीचे जाके अगर अंडरग्राउंड वाटर में जाता है, पानी में जाता है, वो पानी फिर वापस आपके पास पीने के लिए आता है। हर किसी के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि एक आरओ वाटर जो पी लें। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो जो पानी मिल रहा है वही पी रहे हैं, और वो सारा केमिकल पानी उसमें आ रहा है। फिर एयर पोल्यूशन, वो तो बहुत डेंजरस लेवल पे पहुंच चुकी है इंडिया में। आई डोंट थिंक कि इंडियन जो पॉपुलेशन है वो इतनी अवेयर भी है कि हम किस किस ज़माने में जी रहे हैं, किस एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो इतनी डेंजरस है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी बीमारी दे सकती है, कैंसर से लेकर हार्ट अटैक से लेकर, सिर्फ एयर पोल्यूशन ही बहुत है आपको ये चीज़ें देने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो पिछले उसमें दशक में, जो पिछले 2-3 दशक में चेंज हुई हैं, उसके कारण जो हमारे ऊपर जो शरीर के ऊपर जो आना है लाजमी है। अगर हम अनहेल्दी चीज़ें करेंगे, अनहेल्दी खाएंगे, अनहेल्दी एयर को लेंगे, अनहेल्दी हम लाइफस्टाइल लेंगे, पैक्ड फूड खाएंगे, एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है, खेतों में काम करना ख़त्म हो गया, मशीनें आ गई हैं, चलना हमारा बंद हो गया है। अब अगर हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम सारा व्हीकल यूज़ करते हैं, और फिर हमारा खाना पीना पहले से भी ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है। पहले ज़्यादा अनहेल्दी क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा घी खा लेते थे, बट वो घी खा के अपना खेतों में काम करके उसको बर्न कर देते, तो उसको पचा लेते थे। बट हम अब जो खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ही वो शरीर को ख़राब कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी एपिडेमिक है और एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ख़ास करके इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि ये जो चीज़ें इतनी अलार्मिंग लेवल पे जो बढ़ रही हैं, इसमें एक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे ताकि जनता को पता हो कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, ताकि आगे वाली जनरेशन हमारी सांस ले पाएँ, हमारी आगे वाली जनरेशन जी पाएँ। आज एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं लगभग नॉर्थ इंडिया में कई जगह मैंने काम कर लिया है। 19 साल से ले के बच्चे से हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब दुखद है और बहुत ही अलार्मिंग है। दुखद इसलिए है कि उस फैमिली को के लिए बहुत दुखद है, और अलार्मिंग इसलिए है कि इस एज में अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसके कारण हैं, और वो कारण क्या हैं, जो कि क्यों हो रहा है। उस बच्चे को ज़रूरी नहीं है, वो कई बारी वो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा होता, कोई नशा नहीं कर रहा होता, कुछ नहीं कर रहा होता, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया, क्यों? उसमें हमसे भी पेरेंट्स पूछते हैं कि जी हार्ट अटैक आने का कारण क्या है। अब उस कारण को बताने का मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अपनी लाइफस्टाइल से लेके पानी, खाना, एयर जो भी हम ले रहे हैं, हवा जो ले रहे हैं, सारा जहर है। अगर उस जहर को हम लेंगे तो हम कोई भी सेफ़ नहीं है। एक मैंने पढ़ा था एक बार कि छोटे बच्चों में हार्ट अटैक आने के कारण ये भी रहते हैं कि बचपन से ही हम पिज़्ज़ा स्टार्ट कर देते हैं, चिप्स के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्टार्ट कर देते हैं। और नमक के बारे में मैंने कुछ पढ़ा था, नमक का ज़्यादा इनहेल करना, ये सबसे ज़्यादा। देखो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक होता फैट, जो कि हमारी इंडियन डाइट में हमेशा ही ज़्यादा रहा है, हमने उसको तवज्जो भी बहुत ज़्यादा दी है, क्योंकि पहले जो मैनुअल वर्क करते थे, खेतों में काम करते थे, तो फैट में क्या होता है, एनर्जी डेंस होता है। अगर थोड़ी सी भी फैट खाओगे तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर होती है, और वो आपको कांस्टेंट एनर्जी देती रहती है। तो वो उस टाइम उन लोगों के लिए सूटेबल थी कि वो एक बारी सुबह खाना खा के जाएँ और ज़्यादा टाइम तक काम कर सकें, उनको भूख ना लगे। और वो उस एनर्जी को उस टाइम वो इतना काम करते थे कि वो जितना खाते थे उसको पचा लेते थे। बट अब क्या है कि अब उस फैट को हमने एक एज ए, खास करके नॉर्थ इंडिया और खास करके हरियाणा और जो पंजाब एरिया है, उसमें हमने फैट को तो ताकत का एक सोर्स मान लिया है, जो कि हमारी गलत सोच है। अगर साइंटिफिकली अगर आप देखें तो एक बैलेंस्ड डाइट में, एक बैलेंस्ड वे में ही होनी चाहिए। हमारी डाइट इंडियन की प्रोटीन डेफिशिएंट है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर मिडिल क्लास है, चाहे वो रिच है, एफ्लुएंट फैमिली से आता है, उसमें प्रोटीन डेफिशिएंट है।
फैट ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, उसमें प्रोटीन डेफिशिएंट है, उसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो ख़त्म हैं, लगभग ना के बराबर लेते हैं हम, और सैलड है, ये सारी चीज़ें डेफिशिएंट हैं, और उसमें ज़्यादा है हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट, जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। अब दूसरी चीज़ है ट्रांस फैट। आजकल के जो खाना जो बन रहा है, आप देखेंगे समोसा सबको बड़ा अच्छा लगता है, वो अब अगर आप उस दुकान पे जाके देखेंगे तो एक ही कढ़ाई के अंदर सुबह से घी तलता रहता है और उसको उसी में बनाता रहता है। अब एक फ़ैट को अगर आप हीट करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाती है वो, और ट्रांस फैट बॉडी के लिए फ़ैट से ज़्यादा डेंजरस होती है। तो अगर कोई भी ऑयल अगर एक बार यूज़ करते हैं, उसको दोबारा ऑयल यूज़ करोगे तो वो बहुत उससे भी ज़्यादा डेंजरस होता है। और और जित फैट का ज़्यादा कारण बनता है। ट्रांस फैट हीट होने के कारण फैट चेंज हो जाती है ट्रांस फैट में, और जो ट्रांस फैट होती हैं वो बॉडी के लिए और हार्ट के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अगर आप घर में कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें एक बारी तेल आपने डाल लिया, उसको दोबारा उस तेल को काम में नहीं लेना है, वो बहुत खतरनाक हो जाता है, ट्रांस फैट उसमें बन जाती है। और मोस्टली जो ये हमारा स्ट्रीट फूड है या पैक्ड फूड है, उसमें यही होता है, एक ही तेल के अंदर वो सारी चीज़ें तली जाती हैं। फैट वैसे ही अच्छी नहीं है, और ट्रांस फैट तो और भी खतरनाक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि हमारा जो मेथड है, अभी अगर पैक्ड फूड नहीं खा रहे हैं, तो अगर हम घर पे भी खा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा डाइट में फ़ैट कम करना पड़ेगा, और उस फैट की जगह हमें प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ेंगी। हम मोस्टली वेजिटेरियन हैं, तो उसमें प्रोटीन अगर हम कहाँ से लाएं, तो प्रोटीन में हम दाल हैं, ठीक है, पनीर है, आप अंडा है, अगर अंडा लोग कई बार मीट उसमें नहीं कंसिडर करते हैं, लोग खा लेते हैं, अंडा है, तो उसमें एक प्रोटीन का एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। दूसरा, आपकी थाली में कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी चावल से ज़्यादा आप में सब्जी होनी चाहिए, सलाद होनी चाहिए। जी, चलो डॉक्टर साहब इस पे भी आते हैं। आजकल एक स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण माना जाता है, ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है। तो हार्ट को अब ये कितना दिक्कत देता है, हार्ट को इश्यू कितना होता है इससे? हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसमें से स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर है, और जो कि आजकल की जो जनरेशन है, और जिस तरीके का आजकल का वर्क कल्चर हो गया है, स्ट्रेसफुल हो गया है, बहुत फास्ट हो गया है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस एक मेंटल डिजीज़ है, जो कि बहुत सारी डिजीज़ को आगे जन्म देती है, और मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इस मेंटल स्ट्रेस के लिए मैं तो अपने पेशेंट को सिर्फ स्पेशली कहता हूँ, एक फिजिकल हेल्थ है और एक मेंटल हेल्थ है। अगर आप जिम जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग मेंटली आप हेल्दी हैं, आप फिजिकली हेल्दी हो सकते हैं, बट मेंटली हेल्दी होने के लिए आपको मेंटल जो हेल्थ है उसके ऊपर आपने काम करना पड़ेगा, जिसमें योगा, मेडिटेशन, आप लाफ्टर है, कोई दोस्तों के साथ बैठना है, घूमना है, वो चीज़ें जो पहले होती थी, बैठ के अगर कोई 2-4 घंटे, अगर 1-2 घंटे कोई बात करता था, तो उसमें वो आपका मेंटल जो हेल्थ थी वो बहुत अच्छी रहती थी। बट आजकल कोई दो इंसान भी बैठे हैं तो दोनों अपने मोबाइल लेके बैठे होते हैं, उसमें वो आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिग्रेड हो रही है। तो सुबह जैसे आपने जिम की बात की, जैसे हेल्दी होने के लिए लोग जिम में जाना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों को जिम से पहले कोई चेकअप करवाना चाहिए या जिम के बाद कोई चेकअप करवाना चाहिए एक्सरसाइज के बाद? जब मैं पानीपत में था कार्डियोलॉजिस्ट, वहाँ पे 1-2 यंग जो जिम गोइंग लड़के थे, उनका वो एक्सपायर हुए थे, सडन और डेथ हुई थी उनकी। तो उस टाइम भी वहाँ के डीसी से और वहाँ के जो मीडिया पर्सन थे, उनके थ्रू हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया था वहाँ पे भी, कि जिम जाने से पहले आपको, एक तो जिम ऐसे ही जिम नहीं खुलने चाहिए। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क, बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेस वाला वो किया जाता है, शरीर के ऊपर एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है। उसमें एक सर्टिफाइड जिम होनी चाहिए और एक जिम ट्रेनर होना चाहिए। बच्चा जाके कैसी भी एक्सरसाइज शुरू कर देता है, वो ज़रूरी नहीं है। कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो जिम जाने से पहले एक बारी कार्डियोलॉजिस्ट से स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। इसमें सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है कि हार्ट अटैक के कारण जिम जाने वाले एक्सपायर हो रहे हैं। इसमें बहुत सारी कार्डियक कंडीशन होती हैं, कार्डियक अरिथमियाज होते हैं, जो कि उसमें फैमिली हिस्ट्री होती है कि कोई यंग मरा है, 35 एज या उससे कम का कोई यंग उस फैमिली में एक्सपायर हुआ है, तो उसको
कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है, जैसे कार्डियक अरिथमियाज है, एचओसीएम एक बीमारी होती है, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट का जो वाल का थिकनेस वो बढ़ जाती है, जिसके कारण ब्लड आगे ब्रेन की तरफ नहीं जाता है, जिसके कारण वो पेशेंट वहाँ कोलैप्स कर जाता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो स्क्रीन होनी चाहिए जिम जाने से पहले। कोई भी एथलीट है, कोई भी अगर हैवी एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसको एक बारी कार्डियोलॉजिस्ट से स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए, ताकि उनको अगर कोई ऐसी बीमारी है, कई बारी आपने इवन इसमें भी देखा है, फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो एकदम कोलैप्स कर जाते हैं, तो यूजुअली उनमें या तो कार्डियक अरिथमियाज होते हैं, या एचओसीएम होता है, या कार्डियक अरेस्ट होता है। ये चीज़ें होती हैं जिसमें एचओसीएम और कार्डियक अरिथमिया होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि वार्निंग नहीं देते हैं, आपको स्क्रीनिंग कराना चाहिए। तो साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं, इनको पहचाना कैसे जा सकता है? देखो, जैसे मैंने बताया है कि अगर फैमिली में कोई आपको हिस्ट्री है कि आपका यंग 35 साल या उससे कम का अगर कोई सडन डेथ हुई है, कि मतलब उसको कोई कारण नहीं पता चला हो, तो उसमें आपको अवेयर होने की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो बच्चे हैं उनका अपने स्क्रीनिंग कराना चाहिए। कुछ एक बीमारियाँ होती हैं, हार्ट की डिजीज़ होती हैं, जैसे एचओसीएम है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, जो कि फैमिली में रन करती हैं। एक फैमिली में किसी को है, माँ बाप को है, तो बच्चों को होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करती हैं कई बारी, और वो एकदम सडन कोलैप्स कर जाते हैं। तो उसमें आपको और कोई आपको वार्निंग साइन यूजुअली नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ कई बारी अगर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है या एचओसीएम है, तो आपने अगर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन किया तो उसमें आपको सांस ज़्यादा फूलेगा, जिसको आप नॉर्मल भी मान सकते हो कि मैंने एक्सरसाइज की है तो हो सकता है उसके कारण सांस फूल रहा हो, बट वो सांस एक्चुअली उस बीमारी के कारण फूल रहा होता है। इसलिए आपको स्क्रीनिंग एक बारी डॉक्टर के पास जाके, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, चलने में ज़्यादा सांस फूल रहा है, चलने में छाती में दर्द हो रहा है एक्सरसाइज करने में, या छाती में भारीपन लग रहा है, तो आपको एक बारी कार्डियोलॉजिस्ट से जाके स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए, ताकि आपका हेल्थ, कार्डियक हेल्थ पता चले। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है जो डेंजरस है, जो आपको एक्सरसाइज, इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो वो आपको टाइम से आपको बता दिया जाए, और आपको आगे का जो इलाज है उस हिसाब से कराया जाए। एक बीपी और हार्ट अटैक का आपस में कोई कनेक्शन है? बीपी और शुगर, इनको हम सिस्टमिक डिजीज़ बोलते हैं, कि वो हर सिस्टम को, शरीर का हर सिस्टम है, हर ऑर्गन है, उसको डैमेज करते हैं। तो बीपी और शुगर हर ऑर्गन को डैमेज करते हैं, और हर ऑर्गन को डैमेज करते हैं तो हार्ट भी एक ऑर्गन है, जो कि हार्ट अटैक को और पैरालिसिस, जो ब्रेन की नस को बंद करके या ब्रेन की नस को फट जाती है, उसको, दोनों को रिस्क को बढ़ाता है। तो बीपी को हमेशा, और बीपी इंडिया में अनडायग्नोज्ड है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट, अगर किसी को डायग्नोसिस भी हो गया, डॉक्टर ने बता दिया कि आपको बीपी है, तो फिर वो उसको, मतलब उसको ये सोच लेता है कि मैं उस टाइम, हो सकता है मैंने ये खाया था, मैं बहुत ज़्यादा चल के गया था, मैं सीढ़ियों पे चढ़ के गया था, उस टाइम बीपी होगा, और वो दोबारा चेक नहीं कराते, और वो बीपी डैमेज करता रहता है, और फिर आखिरी में वो एंड में ऐसी चीज़ के साथ प्रेजेंट करता है, जैसे पैरालिसिस के साथ में या हार्ट अटैक के साथ में। तो बीपी को आपको स्क्रीन कराना चाहिए। अगर आपको बीपी है तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस माननी चाहिए। बीपी की दवाइयाँ भी हम रेगुलर नहीं खाते हैं। अगर किसी को बीपी है और उसको आप दवाई दे दोगे, तो वो सोचेगा कि दवाइयों की आदत पड़ जाएगी, हम दवाई एक दिन छोड़ के एक दिन ले रहे हैं, या फिर ज़्यादा हमें लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है तब हो रहा है। आपको जब फील होगा कि बीपी ज़्यादा है, तब वो इतना ज़्यादा होता है कि उस टाइम तो इतना रिस्क होता है कि आपकी दिमाग की नस भी फट सकती है, दिमाग की नस ब्लॉक भी हो सकती है। तो आपको बीपी वार्निंग जब देता है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे देता है। तो आपको बीपी आपका एज के हिसाब से कंट्रोल में रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला हमारा डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में शुरू करते हैं। अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, और लो डोज से, जिस डोज पे आपको बीपी आपका कंट्रोल हमारी रिक्वायर्ड लेवल पे है, उस लेवल पे डोज आपको एडजस्ट की जाती है। और वो बीपी की दवाइयाँ रोज़ लेनी होती हैं, वो कभी कभार लेने वाली नहीं होती, डेली लेनी होती है। अच्छा, एक ब्लैक कॉफ़ी है, एनर्जी ड्रिंक है, या स्मोकिंग है, ये हार्ट को कितना खतरा देती हैं? देखो, जो अगर आप कह रहे हैं कि रिसेंट में हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ की जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें ये चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। जो हमारा रेडी टू यूज़ जो चीज़ें हैं, जैसे फास्ट फूड है, उसके साथ में ब्लैक कॉफ़ी है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जिम जाते हैं उसमें सप्लीमेंट्स हैं, आपका स्मोकिंग है, स्मोकिंग में भी लोग, वेपिंग है, आपका ये फ्लेवर्ड हुक्का हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपका, एक चीज़ याद रखिए, अगर आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा।
अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप उस धुएं को लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं और लंग्स से वो अब्जॉर्ब होके सारी शरीर में जा रहा है, तो नेचुरली वो आपको डैमेज, नुकसान करेगा। लेकिन गांव में तो हुक्के को यूं कहा जाता है समाज का प्रतीक है, सामाजिक प्रतीक है, और हुक्के से फिल्टर होके पानी से आता है वो धुआं, तो वो नुकसान नहीं करता। देखो, जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, आई थिंक हुक्का तो मुगल लेके आए थे। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट आई थिंक मुगल लेके आए थे हुक्का। तो हमारा समाज का प्रतीक कहाँ से है? ये तो हमारे ऊपर थोपा गया है। एक और भ्रांति है समाज में कि बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा हुक्का ठीक है, क्योंकि इसमें से छन के आता है। पार्टिकुलेट मैटर हैं, वो छन सकते हैं। उसके जो धुआं आ रहा है, उसके अंदर जो CO2 आ रही है और जो गैसेज आ रही हैं, वो किसी से नहीं चलती। हुक्का तो मैं कहूँगा आपका बीड़ी और सिगरेट से ज़्यादा डेंजरस है। हमें तंबाकू कितना लिया, उससे शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। बीड़ी के अंदर तंबाकू थोड़ा सा होता है, हुक्के के अंदर आप जितना मर्जी तंबाकू चाहें डाल सकते हैं और उतना आप पीते हैं। तो जितना ज़्यादा तंबाकू आप अंदर लेंगे, उतना ज़्यादा डैमेज करेगा। और हुक्के का जो पानी है वो कुछ नहीं छानता है। ये हमारी भ्रांति है, ये हमारा, हम अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं कि बीड़ी से ये ज़्यादा ठीक है। कई लोग सिगरेट के कहते हैं जी इसमें फ़िल्टर लगा रखा है, उस फिल्टर से कुछ नहीं चलता। वो आपके लिए उतना ही डेंजरस है। इवन हुक्का तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें तंबाकू बहुत ज़्यादा आप पी रहे हैं। और एक ये एनर्जी ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, ये कितनी नुकसानदायक है? क्या कोल्ड ड्रिंक तो मैं तो ये कहूँगा कि कोल्ड ड्रिंक तो आपका जहर है। कितनी कम या ज़्यादा नहीं, ये तो जहर है। इसमें सिर्फ शुगर होती है और फ्लेवर्स होते हैं कार्बोनेटेड। शुगर फ्री भी आती हैं आजकल तो। वो सब आपका, हमारा वो जो होता है ना, जैसे हुक्के वाला जो हमारे मेंटल वो है कि हो सकता है उससे थोड़ा सा कम वो हो, तो हम अपनी सांत्वना के लिए वो शुगर फ्री। और लोगों, इंडस्ट्रीज़ को भी पता है कि अगर ये डालेंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे कि ये शुगर फ्री है। इवन जो शुगर फ्री जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उनमें तो इवन फर्दर स्टडीज़ में मिला है कि इनसे कैंसर के भी रिस्क होते हैं। तो अगर कंपनियां हमें फंसा रही हैं तो ट्रैप में फंसना नहीं है। आपने नहीं फंसना है, आपने नेचुरल रहना है। ब्लैक कॉफ़ी क्या नुकसान करती है? ब्लैक कॉफ़ी तो कई बार बताया जाता है इससे डाइजेशन ठीक होता है, या फिर इसमें इससे ब्लैक कॉफ़ी से डाइजेशन तो ठीक नहीं होता। कॉफ़ी से स्टिमुलेशन होता है ब्रेन का। अब स्टिमुलेशन ब्रेन का होता है तो आपका हार्ट को भी स्टिमुलेट करेगा, और हार्ट को स्टिमुलेट करेगा तो हार्ट की धड़कन बढ़ेगी, और धड़कन बढ़ेगी तो आपके ऊपर, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ेगा। सामान्य 1 या 2 कॉफ़ी पीना सामान्य इंसान के लिए भी खतरा है? देखो, कॉफ़ी अगर एक आप ले रहे हैं तो उसमें देखो, अगर हार्ट के ऊपर जोर पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है, वो आपने देखना है कि आप कितने अवेयर हैं। अगर एक कॉफ़ी ले रहे हैं तो वो उससे कम इफ़ेक्ट आ रहा है, एक से ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो वो आपकी उसके ऊपर है कि आप किस लेवल तक आप उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। मैं तो एज ए डॉक्टर ये कहूँगा कि आप अपने हार्ट के ऊपर जोर ना डालें। वैसे ही आपको रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं। तो ब्लैक और वाइट कॉफ़ी में भी कुछ फ़र्क होता है इसमें? आई डोंट थिंक। ब्लैक कॉफ़ी में आपका कॉफ़ी का आई थिंक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वाइट उससे कम नुकसानदायक है? वाइट में आपकी कॉफ़ी, उसका जो कैफीन जो आपके अंदर जाना है वो कम होता है। और चाय और कॉफ़ी में कौन सी चीज़ नुकसानदायक हो सकती है? दोनों ही हैं। इक्वल है? अगर आप लिमिट से ज़्यादा पियेंगे तो दोनों ही हैं। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है आप चाय में कितनी पत्ती डालते हैं। नुकसानदायक पत्ती या कॉफ़ी है? कैफीन जो हमारे अंदर जा रहा है वो नुकसानदायक है। शुगर का भी, जैसे मीठा जो है वो भी शुगर हार्ट तो पे हमें बंद कर नुकसान, देना चाहिए। ये हार्ट के लिए नुकसान है, सारे शरीर देता के है? लिए नुकसानदायक है। शुगर एज सच, शुगर खाना, मिठाई खाना, जो कि हमारी सोसाइटी का एक और पहलू है जो कि बहुत सालों से है, जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। एक तो फैट डाइट लेना कि घी की चीज़ें खाओगे तो ताकतवर होगे, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और एक, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, मिठाई खाना। शुगर आप जितना भी लोगे शरीर के लिए नुकसान करता है। शुगर को कंटेंट को आप बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर दें, आपकी हेल्थ इम्प्रूव करनी है तो।
अच्छा, आजकल एक लोगों में नींद की दिक्कत आ रही है, लोग सो नहीं पाते हैं, मोबाइल उसका सबसे बड़ा कारण बन गया है, या बहुत सारे इश्यू होते हैं लाइफ में लोगों के, उस वजह से वो कम सो पाते हैं, 4-5 घंटे की नींद रह गई है। तो क्या ये भी एक नुकसान है, नींद की कमी, या रात भर कई लोग जाग के ड्यूटी करते हैं? अ, देखो विनोद, अभी जो रिसेंट पिछले आई थिंक 5-6 ईयर्स में या 10 ईयर्स में जो चेंजेस हुए हैं, जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, और उसके बाद में जो अफोर्डेबिलिटी हुई है इंटरनेट की और स्मार्टफोन्स की, जो कि हर बच्चे के हाथ में आ गया है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ इतनी डिटीरिएट कर गई है कि आपको नींद भी नहीं आती है। अगर आप, और लोग, नींद नहीं आती है तो फिर मोबाइल शुरू कर लेते हैं, और मोबाइल शुरू कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती, और वो विशियस साइकिल होती है। नींद नहीं आएगी, आपको लगेगा मोबाइल देख लूँ, मोबाइल देखोगे नींद नहीं आएगी, और वो आपका, अगर आप 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे साउंड स्लीप, जिसमें आप बिल्कुल उठो ना, अगर नहीं ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हार्ट की हेल्थ के लिए सबसे मेन अगर 3 टेस्ट की बात की जाए तो कौन से हो सकते हैं? सबसे मेन तो है कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, हिस्ट्री होती है सबसे ज़रूरी। आपकी हिस्ट्री, आपकी फैमिली की हिस्ट्री, सबसे ज़रूरी वो है कि आपको क्या दिक्कत है, किस टाइप की दिक्कत है, और आपकी फैमिली में क्या हिस्ट्री है। उसके आगे चलें तो हम ईसीजी करते हैं, जो कि ईसीजी नॉर्मल भी आ सकती है, उसका मतलब ये नहीं कि अंदर सब कुछ नॉर्मल है। ईसीजी में चेंजेस आते हैं अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है या फिर पहले आया हुआ है, उसमें चेंजेस आते हैं। अदरवाइज ईसीजी में से अंदर हार्ट की नसों के अंदर अगर ब्लॉकेज है, अगर वो 100% हो गई है तो ईसीजी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। अगर 100% नहीं है तो ईसीजी में चेंजेस नहीं आते हैं, जब तक 100% नहीं होती है। कई बार उसमें ईसीजी में चेंजेस आते हैं, आ भी जाते हैं, बट नहीं आते हैं, काफ़ी लोगों में नहीं आते हैं। तो ईसीजी नॉर्मल का मतलब नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि ईसीजी करा ली, नॉर्मल थी और आप निश्चिंत हो गए। अगला टेस्ट है हमारा 2D इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें हम हार्ट का पंपिंग देखते हैं कि हार्ट कितना पंप कर रहा है, हार्ट का काम कितना कर रहा है, उसके जो वाल हैं वो कोई सिकुड़ा हुआ तो नहीं है, कोई लीक तो नहीं कर रहा है, और हार्ट फेलियर की कोई साइन तो नहीं है। उसमें हम इको में वो देखते हैं, बट उसमें हार्ट के नसों के अंदर कितनी ब्लॉकेज है वो नहीं पता चलती इको में। इसकी भी एक लिमिटेशन है। लोगों को लगता है कि इको करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज उससे नहीं पता चलता है। इको से आपका हार्ट का पंपिंग कितना है, हार्ट के वाल हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कोई लीक तो नहीं कर रहा है, कोई सिकुड़ा हुआ तो नहीं है, ये चीज़ें पता चलती हैं। उसके बाद अब जो अगला चलते हैं, उसके बाद में आते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी से आपकी हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसके अंदर ब्लॉकेज आने से हार्ट अटैक आता है, उसको हम देखते हैं उसमें कितना ब्लॉकेज है, कोई क्रिटिकल ब्लॉकेज है या कोई नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज है। नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज में मेडिसिन से काम चलता है। क्रिटिकल ब्लॉकेज है, अगर वो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको उसको ठीक करना है। कार्डियक चेकअप किस एज में स्टार्ट करवा देना चाहिए? आज के ज़माने में तो कोई एज नहीं है। अगर थ्योरेटिकली देखो तो 40 ईयर्स के बाद आपको कार्डियक स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। 20-25 ईयर्स के बाद में आपको डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन करा देना चाहिए, हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीन करा देना चाहिए। बट जैसा आज जिस उसमें हम हैं, जिस टाइप का एनवायरनमेंट है, जिस टाइप का स्ट्रेस है, जिस टाइप का पोल्यूशन है, उसमें कोई एज नहीं बची है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपना एज को ये मत देखिए कि मेरी एज बहुत कम है, इसमें तो हार्ट अटैक आने के बहुत कम चांस हैं। क्योंकि मैंने देखा है लोग, कल ही मैंने 28 साल के बच्चे का हार्ट अटैक के साथ में आया है, उसका ऑपरेशन किया है। उसको चेस्ट पेन हो रहा था, छाती में दर्द हो रहा था, छाती में भारीपन भी था। उसको लगा कि गैस है, और वो कभी गैस की दवाई ले रहा है, कभी नमक ले रहा है, और वो फिर बहुत लेट आया हमारे पास। तो इसको कैसे समझें कि उसको गैस है या फिर उसको रियल में हार्ट अटैक के गैस को सिम्टम्स? आप भूल जाइए। आपको अगर भूलना आपको छाती में दर्द हो रहा है, छाती में भारीपन हो रहा है, घबराहट हो रही है, और दर्द आपका नाभि से लेके कान तक अगर कहीं पे भी दर्द हो रहा है, वो हार्ट का हो सकता है। तो सबसे पहले आपने, अगर कोई गैस एज सच छाती में दर्द नहीं करती, गैस और एसिडिटी में हम कंफ्यूज कर जाते हैं। गैस होती है अगर पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो फूड है उसको वो करके फर्मेंट करके उसको गैस बना दे, जिसमें हमारा जो डिस्टेंशन है, पेट में डिस्टेंशन होगी और बदहज़मी सी लगेगी हमें। एसिडिटी है, वो एसिडिटी में हमारा खट्टी डकार आएंगी, जलन होगी। वो एसिडिटी
मिमिक कर सकती है। मतलब एसिडिटी ऐसे हो सकता है कि एसिडिटी है या हार्ट का है, उसमें हमारा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट गैस में हमारा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और अगर एसिडिटी है या मस्कुलर पेन है तो वो पेन आपकी जान नहीं लेगा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी अगर ऐसी दिक्कत हो रही है कि आपको छाती दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, छाती में भारीपन है, कोई पसीना आ रहा है, चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा सांस फूल रहे हैं, या आपको छाती में दर्द हो रहा है चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, या छाती में भारीपन हो रही है, तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को इमीडिएटली अपना चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि गैस के कारण हम कई पेशेंटों को हो चुके हैं। और मैंने देखा है इस एरिया में आने के बाद, तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि जो हार्ट में क्या होता है, हार्ट अटैक में जितना जल्दी आप आएंगे, नस बंद हो गई, हार्ट को खून मिलना बंद हो गया, डैमेज होना शुरू हो गया। अब वो किस टाइम आपकी जान ले ले नस बंद होने के बाद, वो कोई नहीं कह सकता। कोई पेशेंट लंबा भी खींच जाता है, किसी को आते ही भी, वो डिपेंड करता है कि आपका पहले से हार्ट के कोई हार्ट अटैक तो नहीं आया हुआ, हार्ट कितना हेल्दी था, कौन सी नस बंद हुई है, कितनी बड़ी नस बंद हुई है, कौन से एरिया को सप्लाई करती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें हर हार्ट अटैक एक जैसा नहीं होता। तो अगर, और फिर क्या होता है कि जब वो बंद हो गई है तब आपका डैमेज होना शुरू हो गया, तो उसको जितना जल्दी खुलवाओगे उतना ही आपका पहले तो जान का खतरा खत्म होगा। दूसरा, हार्ट में जो डैमेज चल रहा है, जितना टाइम बीतेगा उतना ही परमानेंट डैमेज बढ़ता जाएगा। और कितने समय में पहुंचना चाहिए पेशेंट को? जितना जल्दी, ये भी माना जा सकता है कि इतने टाइम में पहुंच गया तो जान बच जाएगी? देखो वो मैंने आपको बताया कि वो डिपेंड करता है कि आपका पहले से हार्ट कितना हेल्दी था, कौन सी नस बंद हुई है, किस एरिया को सप्लाई करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपका जान बचना या नहीं बचना। बट एक चीज़ श्योर है कि अगर आपको जान बच गई या नहीं बच गई, ये इस पॉइंट तक नहीं है चीज़ें। हार्ट कितना आपका हेल्दी रहा है, अटैक के बाद में कितना मजबूत रहा है। एक अटैक के बाद में भी हार्ट इतना कमज़ोर हो जाता है कि लोग चल भी नहीं पाते, सांस फूल जाता है, और फिर ये उनको ये लगता है कि छल्ले डले उसके बाद में हमसे ये हो गया। वो छल्ले के कारण नहीं होता, वो हार्ट अटैक के कारण हार्ट कमज़ोर हुआ है, और हार्ट कमज़ोर हुआ है उसके बाद में आपको हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण हार्ट फेल होता है और जिसके कारण सांस फूलता है। तो जितना जल्दी आएंगे, 20 मिनट में हार्ट की मसल परमानेंट डैमेज हो जाती है, और ये साइकिल चलती रहती है। तो जितना जल्दी उसको खून मिलना शुरू होगा, वो डैमेज बंद होगा और हार्ट का डैमेज वहीं पे रुकेगा और रिकवरी शुरू होगी। जितना लेट आएंगे उतना ही परमानेंट डैमेज ज़्यादा होगा, ऑपरेशन के बाद में भी वो रिकवर नहीं करेगा। हार्ट अटैक आ जाए तो घर पे क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए रास्ते में? अगर हार्ट अटैक आ जाए तो सबसे पहले तो जितना जल्दी हो सके आपका नियर बाई जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसके पास पहुँचें। और अगर पेशेंट बेहोश हो गया है तो आजकल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है इस मामले में, कि पेशेंट गिर गया है तो सीपीआर जिसको बोलते हैं हम, छाती दबाने वाला, वो आपको इमीडिएट शुरू करना चाहिए, और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी चाहिए। अगर पेशेंट बेहोश हो गया है तो आप अंदर ब्रीथ लीजिए, माउथ पेशेंट के मुंह के ऊपर मुंह लगाइए, और उसको थोड़ी सी ठोड़ी को नीचे, चिन को डाउन करके उसको अंदर हवा दीजिए, ताकि उसको शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहे जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद में आपने हॉस्पिटल पहुँचना है, और आप इससे ज़्यादा बाहर नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक अगर अटैक है, छाती दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो नियर बाई अगर कोई दुकान है या कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ से आप एक ब्लड थिनर की लोडिंग डोज होती है, वो यूजली हर डॉक्टर को पेरिफेरी पे जो फिजिशियन होते हैं, प्राइमरी केयर फिजिशियन होते हैं, उनको पता होता है। वो लोडिंग डोज आप ले लें और उसके बाद में इमीडिएटली जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है उसके पास पहुँचें। अच्छा है कि ये भी कहा जाता है, कुछ लोग ऐसी भ्रांतियां या मिथ भी हैं कि उस दौरान कुछ लोग अफीम खा लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, उससे हार्ट अटैक में जान बच जाती है, ऐसी बातें चलती हैं। देखो, हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक के जो सिम्टम है उसमें छाती दर्द होता है, तो लोगों को लगता है कि ये एक दर्द एक प्रॉब्लम है, बट दर्द अकेली एक प्रॉब्लम नहीं है। दर्द एक सिम्टम है, दर्द एक वार्निंग साइन है, एक सूचना है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। मान लो किसी को हार्ट अटैक आया, दर्द हुआ, वो 4-5 दिन हॉस्पिटल नहीं आया, वो दर्द होना बंद भी हो जाता है, उसका मतलब नहीं वो चीज़ ठीक हो गई, उसका मतलब है वो एरिया सारा डैमेज हो चुका है। अगर दर्द हो रहा है तो मतलब हार्ट की मसल को खून नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो दर्द होता है। तो अगर दर्द हो रहा है उसको हम दबाएं, अफीम लेंगे, अफीम से क्या होता है,
आपका पेन रिसेप्शन ख़त्म हो जाता है, दर्द होना बंद हो जाता है। तो अफ़ीम से एक उस टाइम तो पेन नहीं होगा, तो उसमें थोड़ी सी एंग्जाइटी भी कम हो जाएगी, धड़कन भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी, तो थोड़ा बहुत उसको आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। बट अगर दिक्कत जब आती है जब अफ़ीम खा के आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं। दर्द को दबाना नहीं है, दर्द को तो दबाया जा सकता है, अगर मैं उसको बेहोश करके वेंटिलेटर पे डाल दूं दर्द नहीं होगा, उसका मतलब ये नहीं हार्ट अटैक ख़त्म हो गया। दर्द एक सिम्टम है कि अंदर कुछ चल रहा है, और दर्द को दबाना नहीं चाहिए। हाँ, फटाफट आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। अफ़ीम जहाँ तक बात है, अगर इमीडिएट कोई ज़्यादा दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, उस टाइम अगर आप ले लो तो मैं ये कहूँगा कि वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। बट दिक्कत तब आती है जब आप उसको लेके या तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, उस दर्द को दबाने की कोशिश करेंगे, या फिर कई बार क्या होता है, जैसे हमने हार्ट अटैक के पेशेंट का ऑपरेशन किया और उसके बाद में हमने दवाइयों पे डाल दिया, ब्लड थिनर पे हम डालते हैं, तो जो एक समाज में एक भ्रांति फैला रखी है कि अफ़ीम है और अल्कोहल है, दारू है, वो खून पतला करती है और ये लोगे तो आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सबसे एक ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप दवाइयाँ बंद कर देंगे तो एक तो नुकसान वो होगा, आपको अटैक आएगा। कब आएगा ये डिपेंड करता है, किसी को स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो गया तो इमीडिएट अटैक आ जाएगा, किसी को धीरे धीरे ब्लॉकेज बन के बाद में अटैक आएगा। मतलब आपको दिक्कत तो आएगी। वो कब आएगी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेचुरल प्रोसेस होती है। वो हो सकता है आपको स्टेंट थ्रोम्बोसिस होकर उसी टाइम आ जाए, या हो सकता है आपको 2 महीने 3 महीने 6 महीने ना आए, बाद में आ जाए। एक तो आपने अपना रिस्क बढ़ा दिया है अटैक आने का दवाइयाँ बंद करके। दूसरा, अफ़ीम है वो बॉडी के लिए डेंजरस है अगर आप कंटिन्यूस लें तो। वो इवन जब मैं डीएम रेजिडेंसी कर रहा था तो हमारा एक स्टूडेंट था, एमबीबीएस स्टूडेंट था, वो इसी नशे से उसका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया और उसको पेसमेकर लगाना पड़ा। तो अफ़ीम ब्लड थिन नहीं करती है, खून को पतला नहीं करती है। अफ़ीम हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है अगर आप कंटिन्यूस लेते हैं। अल्कोहल भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है अगर आप कंटिन्यूस लेते हैं। तो अफ़ीम को दवाइयों से या अल्कोहल को दवाइयों से रिप्लेस करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। डाइट कौन सी बेहतर हो सकती है दिल को सेफ करने के लिए, दिल को मजबूत करने के लिए? कैसी डाइट होनी चाहिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए, फैट कम होनी चाहिए। फैट में भी अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड होती हैं, जो जैसे जो सेचुरेटेड वो होती हैं जो अगर हम रख दें तो जम जाता है, वो सेचुरेटेड होती हैं, उसको हम कम खाना चाहिए। अनसेचुरेटेड जो होती हैं उसको थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए, जो जमता नहीं है। देसी घी और तेल में से कौन सा बेहतर है? तेल ज़्यादा बेहतर है, और तेल में भी सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, ये ज़्यादा ठीक है, नेचुरली प्रोसेस से निकले हुए, ये ज़्यादा ठीक है। हमारे इलाके में सरसों का तेल होता है, ये नुकसानदायक रहता है हार्ट के लिए? अगर मेरे से पूछो कि तेल कौन सा अच्छा है, देखो फैट अगर हम लेंगे, अगर रिक्वायर्ड फैट से हम जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लेंगे तो वो तो सब नुकसानदायक होंगे। बट जो रिक्वायर्ड फैट है वो हमें देनी भी पड़ेगी शरीर को। और उसमें हम अगर देखें कि क्या हमें क्या लेना चाहिए, तो हमारा जो तेल है जो मिल सकता है इस एरिया में, हो सूरजमुखी का और सोयाबीन का। ये तेल अच्छे हैं सब्जी में आप लगाने के लिए। डीप फ्राई मत करिए, तेल को बार बार यूज़ मत करिए। एक बार आपने यूज़ कर लिया उसको दोबारा यूज़ मत करिए, वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, ट्रांस फैट उसमें हो जाती है। उसमें प्रोटीन ज़्यादा लीजिए डाइट में। डाइट में सलाद और सब्ज़ी ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी थाली के अंदर रोटी और चावल कम होने चाहिए और सलाद सब्ज़ी ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, सप्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा लिए जाते हैं बच्चों के द्वारा, प्रोटीन लिया जाता है, ये हार्ट पर कितना असर डालता है? ये तो देखो, अगेन अगर आप नेचुरली चीज़ें बनाते हैं, जैसे सप्लीमेंट यूजुअली जो जिम जाते हैं वो लेते हैं, अगर आप नेचुरल तरीके से अगर बॉडी बनाते हैं तो आप हैं ठीक। सप्लीमेंट किसी भी टाइप का अगर ले रहे हैं वो आपका शरीर के लिए ठीक नहीं है, इवन हार्ट के लिए ठीक नहीं है। किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसमें लोड पड़ता है और किडनी खराब होने के चांस बढ़ेगा। फैट बर्निंग सप्लीमेंट भी सेम ऐसा ही करते हैं? बिल्कुल, अगर आपने फैट बर्न करना है तो आप एक्सरसाइज से बर्न करिए, सप्लीमेंट या दवाइयों से नहीं। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक बढ़े हैं। देखो, कोविड के बाद हार्ट अटैक बढ़े हैं, ये सच्चाई है। कोविड वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक बढ़े हैं, ये मिथ है।
कोविड और कोविड वैक्सीन में हमें देखना पड़ेगा कि है क्या, पैथोलॉजी क्या है, मतलब उसके अंदर साइंस क्या है। कोविड एक वायरस है, कोरोना वायरस है जो शरीर के अंदर गया, उसने शरीर के इन्फ्लेमेशन की, सूजन करी सारे शरीर में। जो नसें हैं जो खून सप्लाई करती हैं उनमें भी सूजन हुई, उसके अंदर सूजन के कारण खून जमा हो गया और वो बंद हो गई, उसके कारण अटैक आया। अगर हार्ट की बंद हुई है तो, ब्रेन की बंद हुई है तो पैरालिसिस हुआ, कहीं की भी बंद हुई है, वो किडनी की बंद हुई है, किडनी को ख़राब करेगा। ये पैथोलॉजी है अगर लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो। कोविड वैक्सीन क्या है? कोविड वैक्सीन में कोविड वायरस जो कोरोना वायरस है उसका एक पार्ट शरीर को दिया जाता है, पूरा वायरस नहीं दिया जाता। अगर पूरा वायरस दोगे तो अंदर मल्टीप्लाई करके बीमारी कर देगा। एक उसका पार्ट उसके अंदर डाला जाता है। कोई लाइव वैक्सीन होती है, कोई डेड वैक्सीन होती है, वो एक डिफरेंट इशू है, वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। तो वो एक पार्ट उसका वायरस का आपको शरीर को दिया जाता है। शरीर को एक अलार्म मिलती है इम्यून सिस्टम को कि वायरस अंदर आया है, वायरस का पार्ट अंदर आया चाहे पूरा वायरस आया, इम्यून सिस्टम को वो अलार्म मिलती है और वो अपना काम करना शुरू करता है और वो इम्यूनिटी बनाता है। हार्ट पेशेंट को मेडिटेशन और योगा कितना फायदा देता है? अगर हम कोविड वैक्सीन की बात करें तो उसने अपनी इम्यूनिटी बना दी। वायरस अंदर आया तब भी यही चीज़ होती है, शरीर इम्यून सिस्टम को अलार्म मिलती है अंदर वायरस आया है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, इम्यूनिटी उसके से फाइट करती है। अगर वायरस बहुत ज़्यादा संख्या में है तो वायरस डोमिनेट कर जाते हैं और वो बीमारी कर देते हैं। अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो वायरस को ख़त्म कर देगा और आपको बीमारी नहीं होगी। तो सेम ऐसा ही इस मेडिसिन ने किया, इस वैक्सीन ने किया। वैक्सीन ने भी यही किया है कि अंदर गई, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, बीमारी नहीं की बट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, रेडी हो गया कि अगर वायरस अंदर आएगा तो वो उसको ख़त्म कर देगा। तो अब जब पूरा वायरस अंदर शरीर के अंदर चला गया, लगभग हर किसी को कोरोना हुआ है। कोरोना टाइम में लगभग हर किसी को सिम्टोमेटिक था, किसी ने सिम्टम इग्नोर कर दिया, किसी को सिम्टोमेटिक नहीं हुआ या किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम है तो वो हॉस्पिटल एडमिट हो गया, वो अलग चीज़ है। बट मैं ये मानूंगा कि लगभग हर किसी को हर्ड इम्यूनिटी जब आती है, जब 70-80% लोगों को वो आ जाता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है, फिर हर्ड इम्यूनिटी आती है, फिर वो चीज़ कंट्रोल होती है। इसलिए वो एपिडेमिक कंट्रोल हुई कि हर्ड इम्यूनिटी आई और साथ में वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी आई, उसके कारण वो कंट्रोल हुआ। तो जब पूरा वायरस अंदर चला गया और उसके बाद में वायरस का पार्ट गया, तो आप क्या सोचते हैं कौन सा ज़्यादा डेंजरस होगा? तो ज़्यादा गया वो वायरस डेंजर से। गया। तो जब आपको कोरोना हो चुका है उसके बाद में अपने अगर वैक्सीन लगी है या तो कोरोना से ज़्यादा चांस है आपको हार्ट अटैक आए हैं, वैक्सीन से नहीं। हाँ, वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, वो चीज़ें हैं, वो उसके कारण होती हैं। बट अगर आप मेरे से ये पूछें कि कोरोना के कारण ज़्यादा हुए हैं अटैक या हार्ट की दिक्कत या कोविड वैक्सीन के कारण, तो मैं ये कहूँगा कोरोना के कारण ज़्यादा हुए हैं। कोविड वैक्सीन से रिस्क ज़्यादा नहीं बढ़ा है, कोरोना से ज़्यादा बढ़ा है। योगा और मेडिटेशन हार्ट के पेशेंट को कितना फ़ायदा देते हैं? योगा और मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है हार्ट के पेशेंट को। मैं तो हर अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि फिजिकल हेल्थ के लिए आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, चाहे योगा हो, चाहे आप स्विमिंग हो, चाहे जिम हो, चाहे भागना हो, रनिंग है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। योगा में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक होती हैं, तो योगा और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। लाफ्टर वगैरह का भी आजकल तो कुछ लोग पार्क में हंसते हैं, एक दूसरे को जोक सुनाते हैं, वो बेनिफिशियल है? बिल्कुल। जो अभी रिस्क बढ़ रहे हैं, जो हमारी जो लाइफस्टाइल जो चेंज हो गई है, जो मोबाइल में हम जो आइसोलेटेड हो गए, जो हमारा कम्युनिटी में बैठ के बातें करने का जो शेयर करने का जो चीज़ थी, मेंटल डिजीज़ अगर आप शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ में उतनी बढ़ती जाएगी। चाहे मेंटल इलनेस है, चाहे मेंटल स्ट्रेस है, तो अगर आप बैठ के साथ में बातें करेंगे, हंसेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपका रिस्क हार्ट का उतना ज़्यादा ठीक रहेगा, कम रहेगा। एक महिलाओं को लेकर सवाल रहता है कि हार्ट अटैक महिलाओं को नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन आजकल तो ये भी सुनने को मिलता है। तो महिलाएं कितनी संवेदनशील हों हार्ट अटैक को लेकर? देखो, लेडीज़ का क्या है, बिफोर मिनोपोज लेडीज़ को रिस्क कम होता है जेंट्स से, आफ्टर मिनोपोज दोनों का रिस्क बराबर हो जाता है। ये तो एक इन जनरल हो गई। बाकी जो रिस्क हैं, कोविड हुआ है तो महिलाओं को भी रिस्क बढ़ेगा अगर इंसानों को बढ़ा है तो, और पोल्यूशन है, वो सारी मेंटल स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर बढ़े हैं तो महिलाओं को भी बीमारी होने के चांस बढ़ेंगे। कोई इम्यून नहीं है इन चीज़ों से। तो हाँ, अगर एज की और फिजिकली अगर आप देखें कि वो है तो मीनोपोज के बाद में, मीनोपोज से पहले महिलाओं को रिस्क कम होता है, मीनोपोज के बाद महिला और जो पुरुष है दोनों का रिस्क बराबर हो जाता है। बट जो ये कोरोना है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, ये सारे रिस्क फैक्टर
रिस्क महिलाओं में भी बढ़ाते हैं और पुरुषों में भी बढ़ाते हैं। एक इंडिया में जो हार्ट अटैक के केस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसको लाइफस्टाइल मानते हैं या जेनेटिकली मान रहे हैं आप? इंडिया में अगर स्टडीज़ की देखो तो एक रेशियल ससेप्टिबिलिटी भी है। जो इंडियन रेस है, एशियन जो रेस हैं, इसमें जो यूरोपियन और जो वेस्टर्न रेस हैं उससे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा हैं, ज़्यादा सीरियस होती हैं और 10 साल पहले हो जाती हैं, होनी शुरू हो जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो काउंटर पार्ट के बजाय हार्ट डिजीज़ इंडिया में 10 साल पहले होती हैं तो ज़्यादा सीरियस होती हैं और उनके लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस, जो आगे जो दिक्कतें करती हैं, जान लेना बाकी, वो ज़्यादा पुअर होता है, ज़्यादा ख़राब होता है। ये रेस का रिस्क हो गया कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप रेशियली ज़्यादा ससेप्टिबल हैं, ज़्यादा वनरेबल हैं उस डिजीज़ के लिए, और वो आपको जल्दी आएगी, ज़्यादा सीरियस होगी। ये एक रेस है। दूसरा, इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमारा खाना पीना है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की बजाय ज़्यादा अनहेल्दी है, उसके कारण भी रिस्क बढ़ता है। तीसरा, जो हमारा पोल्यूशन है, चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे खाने पीने में जो हम यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो भी रिस्क बढ़ाते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रेशियली भी ज़्यादा ससेप्टिबल है और हमने जो बाकी रिस्क फैक्टर भी हमने वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, डाइट में प्रोटीन हमारा बहुत कम होता है, फैट ज़्यादा होता है, उसमें सैलड वगैरह कम होती हैं, एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, ठीक है। पोल्यूशन हमारा बहुत हाई लेवल पे है। मेंटली हम बहुत, पहले तो जो इंडियन सोसाइटी बड़ी साउंड होती थी, आपस में बात करते थे, बैठते थे, बट अब जब से ये मोबाइल वाला और जो ये इंटरनेट वाला आया है, तब से हम मेंटल हेल्थ भी हमारी बहुत ख़राब हो गई है। नॉनवेज कितना इफेक्ट करता है हार्ट को, और हार्ट अटैक नॉनवेज खाने की वजह से ज़्यादा होते हैं? नॉन वेज में डिपेंड करता है आपने किस किस तरीके से खाया। अगर आपने, जैसे अगर इंडिया में देखो तो हम नॉन वेज हर चीज़ फ्राई करके खाते हैं, तो वो डेंजरस है। अगर जैसे यूरोप में अगर आप देखोगे तो वो मीट को भी फ्राई करके नहीं खाते, या तो रोस्ट करके खाते हैं या बॉयल करके खाते हैं। सब्जियां भी वो बॉयल करके खाते हैं। तो जो एक अपना ये फ्राई करने वाली चीज़ है, ये फूड को अनहेल्दी बना देता है। नॉन वेज की बजाय वेजिटेरियन डाइट हार्ट के लिए भी और बॉडी के लिए भी ज़्यादा अच्छी है। नॉन वेज अच्छी नहीं है, बट हाँ, प्रोटीन जितनी शरीर को चाहिए वो आपको लेना चाहिए। चाहे वो आप वेजिटेरियन मील से ले लो, चाहे आप अंडा ले लो। मीट, मैं ये कहूँगा कि मीट को अवॉइड करो, क्योंकि मीट थोड़ी सी हार्ड होती है टू डाइजेस्ट, और मीट हम जो बनाते हैं उसका तरीका भी हम रोस्ट वोस्ट करके उसमें ज़्यादा नमक डाल के, नमक शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हम उसको बहुत ज़्यादा अनहेल्दी बना देते हैं। एक स्मार्ट वॉच और फिटनेस बैंड है, इनकी रीडिंग्स कितनी सही रहती है, कितनी एकदम स्टिक रहती है हार्ट पे? मेरे एक दोस्त है, उसने एप्पल की वॉच मंगाई थी, उसने मेरे को पहना के और उसका ईसीजी लेके मेरे को भेज दिया। उसने मेरे को अरिदमिया बता दी। प्रॉपर बता दिया उसने? नहीं, गलत था वो। तो ये सिर्फ कंपनियां दिखावा करती हैं? मैं ये भी नहीं कहूँगा दिखावा करती हैं, हमें उससे एक्सपेक्टेशन उतनी रखनी चाहिए वो जितनी वो दे सकती है। वो आपको धड़कन तेज है वो बता देगी कि धड़कन तेज है, आपकी हार्ट की बीट ज़्यादा है। आप डॉक्टर के पास जाइए, उसको कंफर्म करिए। अगर आप सोचें कि यही डायग्नोसिस आपको बना दे, बीमारी बता दे कि ये है, और फिर आपको गूगल करके उसको ट्रीट कर लें, तो वो आप बहुत ज़्यादा डेंजरस काम करेंगे। उससे उतना ही काम लें जितना वो कर सकती है। हाँ, वो एक ईसीजी, बेसलाइन ईसीजी करके भेज देती है। उसने मेरे को भेजा, मैंने बेसलाइन ईसीजी देखी, तो उसमें अगर वो मेरे पास आएगी, उसके अंदर तो वो बताएगी कि वो ईसीजी ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, बट वो अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगी तो वो उसमें देख लेगा कि हाँ, अब नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, या अटैक की अगर कुछ साइन है तो वो हम उसमें देख सकते हैं। इतना उसका काम है। ईसीजी जैसे आप मशीन से करते हैं और स्मार्ट वॉच की रीडिंग है, वो इक्वल रहती नहीं, हैं या इक्वल नहीं रहती, उसमें कितना डिफरेंस रहता बिल्कुल है? नहीं रहती। ईसीजी हम जो हॉस्पिटल में करते हैं वो 12 लीड ईसीजी होती है, 12 लीड लगाते हैं, जो कि हार्ट का हर एरिया को कवर करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ यहाँ एरिया। हार्ट यूँ रखा हुआ तो हार्ट के हर हर एस्पेक्ट को देखती है ईसीजी।
स्मार्ट वॉच यहाँ बंधी हुई है, वो कैसे देख सकते हैं उसको? वो सिर्फ एक आपकी ओवरऑल उसके लिए है कि भैया अगर धड़कन तेज हो रही है, छाती दर्द हो रहा है, किसी कार्डियोलॉजिस्ट को एक ईसीजी निकाल के भेज दो, तब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हो। आप बैठे नहीं रहिए कि ये ईसीजी ठीक बताएगी और आपकी उस वो ईसीजी हो सकता है किसी और लीड में चेंज और उस लीड में नहीं आ रही हो। अलग लीड हार्ट जो ईसीजी होती है उसमें हार्ट अटैक में अलग अलग लीड में चेंज आती हैं। अगर इस साइड का अटैक है तो उस ईसीजी उस लीड में चेंज आएगा, उस साइड का है तो उस लीड में चेंज आएगा। वो 12 लीड ईसीजी तो वो नहीं निकाल रही है, तो वो आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे सकती है। वो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। हाँ, अगर आपको वो कुछ वार्निंग दे रही है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार जाके कंफर्म कर लीजिए। कि कितने दिन में विजिट करना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास? अगर आप हेल्दी हैं तो आप पीरियोडिकली आ सकते हैं, एक साल में एक बार आप आके एक बार अपना बीपी, शुगर, हार्ट की चीज़ें करा सकते हैं। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है। अगर हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ज़्यादा हार्ट वीक है, तो हम किसी को मंथली बुलाते हैं, किसी को 2 मंथली, किसी को 3 मंथली बुलाते हैं, किसी को 6 मंथली बुलाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी हार्ट की हेल्थ कैसी है। एक सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस कहे जाते हैं कि ज़्यादा होते हैं, और सर्दियों में भी कौन सा ऐसा समय रहता है कि जब हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं उस वक्त में, उस समय में? सर्दियों में हार्ट अटैक और पैरालिसिस, जिसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, उसके चांस बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में एक तो जो बीपी है वो शूट करता है, नसें सिकुड़ती हैं, जिसके कारण बीपी ज़्यादा होता है। सर्दियों में खाना पीना भी ऐसा होता है, फ्रीक्वेंट खाते हैं, ज़्यादा अनहेल्दी खाते हैं, तो शुगर भी अनकंट्रोल्ड रहती है। सर्दियों में पसीना नहीं आता, तो जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो हार्ट फेलियर के रिस्क में होते हैं, तो वो शरीर के अंदर पानी भी ज़्यादा इकट्ठा होता है, जिसके कारण हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है, तो हार्ट फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो हार्ट फेल होने के चांस, शुगर अनकंट्रोल होने के चांस, बीपी अनकंट्रोल होने के चांस सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। हार्ट अटैक के चांस सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होते हैं, जो 3-4 बजे का टाइम होता है, उस टाइम में ज़्यादा होते हैं। और उसमें बहुत सारे अंदर तो वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक वो होती है, बट ये लगा लीजिए आपकी उस टाइम आपकी जो नसें ज़्यादा सिकुड़ी हुई होती हैं और जो प्लाक रप्चर होने हैं उसके चांस ज़्यादा होते हैं। बीपी, शुगर भी अनकंट्रोल्ड होते हैं, उस टाइम में ज़्यादा हाई लेवल पे हो सकते हैं, उसके कारण आपको अटैक आने के चांस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग अब सर्दियाँ आएंगी तो एक मैसेज वायरल करते हैं, व्हाट्सएप पे चलता है एक मैसेज कि अगर आप रात को पेशाब करने उठते हैं अब तो अपने बेड से तुरंत उठ के नहीं जाना है, आपको कुछ देर अपनी बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये कितने सही होते हैं ये व्हाट्सएप मैसेज? देखो, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आप देखो लेटे हुए हैं तो हार्ट को ब्लड पंप करना है ग्राउंड लेवल पे। अगर आप एकदम उठते हैं तो हार्ट को उस हाई लेवल तक ब्लड पहुंचाना है, जब जहाँ तक आपका ब्रेन है, हाईएस्ट पॉइंट है, तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस तो बढ़ता है। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर आप लेटे हुए हैं तो एकदम आप उठ के ना जाएं, एक बार थोड़ी देर बैठें, हाथ पैर थोड़े से, पैर के पंजे हैं वो आप ऊपर नीचे करें और फिर आप जाएं। अगर हार्ट के पेशेंट है तो खास करके हम उनको रिकमेंड करते हैं कि एकदम उठ के नहीं जाना है, पहले बैठना है, हार्ट के पंजे हैं उसको मूवमेंट करना है, ताकि हार्ट को विनस रिटर्न बढ़े और हार्ट उस काबिल हो जाए कि आपको उस लेवल तक का बीपी दे पाए, ब्लड दे पाए। जब आप हाईएस्ट लेवल पे खड़े होते हैं तो आपको ब्रेन को पूरा ब्लड दे पाए। अगर ब्रेन को पूरा ब्लड नहीं दे पाते हैं तो फिर उसमें चक्कर आते हैं। पेशेंट कहते हैं कि एकदम उठता हूँ तो चक्कर आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हार्ट उतना पंप नहीं कर पाता एकदम कि आपको ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड मिले, और सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता तो फिर उसको चक्कर आते हैं। तो उसका एक यही तरीका है कि आप एकदम उठ के ना जाएं, बैठें, थोड़ा सा पैर की मूवमेंट करें और उसके बाद जाएं, तो उसके बाद में आपका हार्ट अडेप्ट हो जाता है और वो आपको चक्कर नहीं आते। कई हाँ, बार सर्दियों में एक और जो चीज़ है, सर्दियों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर के बाद में दिसंबर फरवरी मार्च तक पोल्यूशन लेवल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। और पोल्यूशन इंडिया में इस लेवल का है कि हम अनविलिंगली, अगर हम स्मोकिंग भी नहीं करते हैं तो 25 to 50 सिगरेट हम डेली पोल्यूशन के कारण ही पी रहे हैं। तो वो भी आपका रिस्क सर्दियों में हार्ट अटैक का, ब्रेन स्ट्रोक का, इनका रिस्क बढ़ाता है। एक कई बार ये हो जाता है कि टॉयलेट में आदमी गया है और वहीं पे उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उस दौरान क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि बाहर वाले को तो पता भी नहीं उसके साथ अंदर क्या हो रखा है। देखो, वो तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अगर टॉयलेट में अगर कोई कोलैप्स कर गया तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है।
उसमें कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हम हार्ट पेशेंट को बताते हैं। अगर हेल्दी पेशेंट है, वो कोलैप्स किया है, तो उसका तो देखो कोई सॉल्यूशन नहीं। अगर कोई उसके पास होगा, वो ही उसको सीपीआर देगा और वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करके उसको हॉस्पिटल लेके आएगा, तभी उसका कुछ हो पाएगा। अदरवाइज़ तो वहाँ पे तो कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप हार्ट के पेशेंट है, हार्ट का पंपिंग 35% या उससे कम है, तो हम उसमें वीटी होने के चांस होते हैं। वीटी में धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और इतनी तेज़ हो जाती है कि हार्ट का पंपिंग बिल्कुल खत्म हो जाता, कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। ब्रेन को खून नहीं मिलता और वो कोलैप्स करके गिर जाता है। उसमें हम एक पेसमेकर होता है जिसको एआईसीडी बोलते हैं, वो हर किसी को लगवाना चाहिए। अगर हार्ट का पेशेंट है और पंपिंग 35% या उससे कम है, तो ये जो इवेंट है लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसमें हॉस्पिटल भी पहुंचना बड़ा लगभग नामुमकिन हो जाता है, उसमें एक पेसमेकर लगाना चाहिए। अगर हेल्दी पेशेंट कोलैप्स करता है तो फिर उसमें आप इमीडिएटली अगर आप हॉस्पिटल आ पाएँ तो ही बच पाएगा, अदरवाइज तो कोई वो नहीं। अच्छा, जिसको हार्ट अटैक आ चुका है उसको आने वाले वक्त में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जिसको हार्ट अटैक आ चुका है तो सबसे ज़रूरी है उसको फॉलोअप पे रखना रहना चाहिए। जो इंडियन और जो नॉर्थ इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पेशेंट, हार्ट का पेशेंट एक बारी दवाई लेगा, हार्ट का इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद में फॉलोअप से कट हो गया। और जिस दिन फॉलोअप से कट ऑफ हो गया तो ये समझ लो उसका परहेज भी ख़त्म हो जाएंगे, उसकी दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी और उसके बाद में उसको हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है अपने कार्डियोलॉजिस्ट जैसे वो रिकमेंड करे, आपकी हार्ट की कंडीशन के हिसाब से जितने टाइम की आपको मेडिसिन दे, उसके बाद में आपको आना है, या अगर कोई इशू होता है तो बीच में भी आप आपको दिखा सकते हैं। दूसरा, मेडिसिन हार्ट की सारी उम्र चलती हैं, वो आपने किसी भी हालत में बंद नहीं करनी है। अगर कोई सीरियस कंडीशन होती है, कोई शरीर के नस, दिमाग के अंदर नस फट गई है या कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, कोई ऑपरेशन हो रहा है, उसमें ब्लड थिनर बंद करने होते हैं, तो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके बंद करें, दवाइयाँ बंद ना करें। और तीसरी है, आप अपनी एक्सरसाइज चालू रखें। हार्ट अटैक का पेशेंट कई बार सोचता है मेरे को अटैक आ गया और अब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, शरीर को जितना एक्टिव रखेंगे, उतना आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। एक्सरसाइज करना बंद नहीं करिए, जितनी आप टॉलरेट कर सकते हैं, जितना आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करता है कि इस लेवल की एक्सरसाइज करनी है, वो आपने आप एक्सरसाइज करनी है। स्मोकिंग है वो बिल्कुल बंद करनी चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, फ्राइड फूड है, फास्ट फूड है, ये बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और सर्दियों में अपना शरीर ढक के रखें, बाहर जाएं तो पूरा शरीर ढक के रखें, ताकि एकदम एक्सट्रीम कोल्ड से अगर एक्सपोज ना हो। अगर एक्सट्रीम कोल्ड से एक्सपोज होंगे तो नॉर्मल इंसान तो उसको बर्दाश्त कर जाता है, बट हार्ट वो है, वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाता, उसमें कई बार हार्ट फेल होना, इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि दिल को जवान रख सकें, लोग दिल को हमेशा स्वस्थ रख सकें? देखो, सबसे पहला तो है अपनी लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना चाहिए। उसमें सबसे पहला है आप एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, आपको एक्सरसाइज 40-45 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, 5 हफ्ते में 5 दिन आपको एक्सरसाइज, और जिसमें पसीना आए, स्टनस एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें पसीना आए। सिर्फ चलने से वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अगर नहीं एक्सरसाइज ऐसी कर पा रहे हैं तो चलना भी ठीक है, बट आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएँ जिससे पसीना आए, वो आपने करनी चाहिए। दूसरी है आपका मेंटल हेल्थ, उसके लिए आपने योगा, मेडिटेशन, दोस्तों में बैठना, लाफ्टर, ये सारी चीज़ें आपने करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है डाइट। डाइट में आपको नेचुरल रहना चाहिए जितना हो सके, और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए उसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हम रोटी खाए जा रहे हैं और हम उसके अंदर सब्जी नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। और फ्राइड फूड है, पैक्ड फूड है, इनसे दूर रहना चाहिए। साथ में कोई भी जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनसे आप दूर रहना चाहिए। आपको शुरू में उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ये तो आपके लिए बहुत अच्छी है, और बाद में आपको पता चलता है कि ये तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी, और आप उसके बाद में आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो आपको कोई भी चीज़ नेचुरली आप जिसको ले सकते हैं, उसको अननेचुरल वे से मत लें। चाहे कंपनीज आपको कुछ भी टैग लगा के बेचें, आप अपने नेचुरल उसके ऊपर रखें। और ऑयल है या फैट है, उसको आप बार बार यूज़ ना करें, उसमें ट्रांस फैट बनता है। इसलिए स्ट्रीट फूड हम अवॉइड करते हैं कि स्ट्रीट फूड मत खाओ, क्योंकि उसमें वही ऑयल के अंदर चीज़ें बनती रहती हैं, और ट्रांस फैट बहुत डेंजरस होती है हार्ट के लिए। जी, तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर तेजवीर ग्रेवाल थे और इन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की जो जॉब होती है, आप समझते हैं, ये दिन रात इनकी सबसे, हालांकि ये तो सवाल पूछूंगा डॉक्टर साहब,
आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से कोई छुट्टी नहीं होती होगी, कोई होली दीपावली नहीं होती होगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब छुट्टी तो क्या ही है, जब ये तो इमरजेंसी ब्रांच होती हैं। कुछ एक मेडिकल फील्ड में इमरजेंसी ब्रांच होती है जिसमें आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, कभी भी पेशेंट कोई भी आ सकता है और इमीडिएटली आपको जाना पड़ेगा। इसलिए छुट्टी या अपनी पर्सनल लाइफ या अपने लिए टाइम, ऐसा कोई फिक्स हमारे लिए हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम ब्रांच ही ऐसी है। हम अपना टाइम थोड़ा बहुत निकालते हैं, फिर एक्सरसाइज के लिए भी जब भी टाइम लगता है उस हिसाब से निकालते हैं, बट ऐसा छुट्टी वुट्टी तो नहीं। साउथ का पॉसिबल एक है। केस आया था, एक कार्डियोलॉजिस्ट को ही अटैक आ गया और उसकी जान नहीं बच सकी जबकि वो हॉस्पिटल में था। बिल्कुल, वो हॉस्पिटल के अंदर था और हॉस्पिटल के अंदर कोलैप्स किए। और देखो, जनता को एक बार ये देखना चाहिए, कई बारी लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी होती है कि हर पेशेंट बचना चाहिए। हर पेशेंट बचना संभव नहीं है। ये डिजीज़ ऐसी है कि आप इसमें टोटल कंट्रोल आपके अंदर नहीं होता है कि आप अंदर एक बार पेशेंट आपके पास आता है और आपके पास टोटल कंट्रोल है। बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इंटरलिंक्ड है हर ऑर्गन। अगर हार्ट को अटैक आया ना, तो किडनी काम करना बंद कर जाती है। तो लोगों को ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि किडनी काम करना क्यों बंद कर गई। ब्रेन डैमेज क्यों हो गया हार्ट अटैक के पेशेंट को, क्योंकि सारे इंटरलिंक्ड है। हार्ट ने ब्लड देना है और ब्लड से ही ऑक्सीजन खाना पीना जाना है सारे शरीर को। वो किडनी को भी वहीं से जाएगा, ब्रेन को भी उसको वहीं से जाएगा। तो अगर हार्ट को प्रॉब्लम हुई तो ये सारी चीज़ें रिस्क पे हो जाती हैं। अब अगर पेशेंट वो वहीं पे कोलैप्स किए हैं, तो कई बारी इतना सिवियर अटैक होता है, इतना डेंजरस होता है कि वो उसको रिवर्ट करना, उसको ट्रीट करना, चाहे हम अपनी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, कभी कभार हम अनफॉर्चुनेटली पेशेंट हमारा नहीं बच पाता है। और कई ऐसे पेशेंट हुए हैं और कई पेशेंट ऐसे भी हुए हैं जिनको हमने अभी हमारा थोड़े दिन पहले उसको आई थिंक 10 to 12 हमने शॉक दिए, 10 से 12 बारी उनको बिजली का झटका देना पड़ा। उसका VTVF जा ही नहीं रहा है, उसको नॉर्मल रिदम आ ही नहीं रहा है। फटाफट उसको हमने शॉक देते देते OT में लिया, उसका ऑपरेशन किया। OT के अंदर भी 3-4 बारी शॉक दिया, OT टेबल पे ऑपरेशन करते टाइम उसको 3-4 बार शॉक दिया, छाती दबाई, फिर वो ठीक हो गया। वो 45 साल का लड़का लगभग। मतलब कई बार ये होता है कि हमें भी ये लगता है कि ये पेशेंट बचना मुश्किल है। एक ये भी रहता है कि कई बार एक बार दो बार हार्ट अटैक आ गए, तीसरी बार आ गए तो इसके बाद कहा जाता है कि आदमी को हार्ट अटैक के कम चांसेज होते हैं, या हार्ट अटैक आया तो फिर उसके बाद और ज़्यादा खतरनाक रहता है। देखो, हार्ट अटैक टॉलरेट करना हार्ट के लिए डिपेंड करता है कि आपका हार्ट पहले कितना हेल्दी था और जो अब अटैक आया है वो किस कितना बड़ा आया है, किस नस ने किया है। अगर आपको पहले से हार्ट अटैक नहीं आया है और अब अटैक आया है, छोटी नस ने आया है, तो चांस कम है कि आपको जान का खतरा होगा। पहले से हार्ट अटैक आ रखे हैं तो मतलब एक बार अटैक आता है तो जो नस अटैक करती है उस एरिया को डैमेज कर देती है। अब हार्ट का पंपिंग होता है बाकी नसों से, जो हेल्दी जो सप्लाई कर रही हैं उन नसों से, उस एरिया वो एरिया ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हार्ट को पंपिंग करने में। अब एक नस, 3 नस होती हैं, एक नस ने अटैक कर दिया तो वो एरिया डैमेज हो गया। वो कितना डैमेज होगा डिपेंड करेगा आप कितना टाइम में हॉस्पिटल पहुंचते हैं, कितने जल्दी वो आपकी नस खुलती है। जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक बंद रहती है उतना ही ज़्यादा आपका हार्ट डैमेज रहता है और उतना ही कमज़ोर रहता है बाद में। दोबारा दूसरी नस का अटैक आया है तो उस बारी उस अटैक को झेलने की हार्ट के अंदर ताकत नहीं रहती है। वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि हार्ट उसको नहीं करता। अगर बार बार अटैक आते हैं तो जो कमज़ोर हार्ट के ऊपर अटैक आता है तो आपको बचने की संभावना उतनी इतनी कम होती जाती है। चलिए। और एक और चीज़ है जो आज के ज़माने में इस सिचुएशन में जो जो एयर पोल्यूशन जिस लेवल का है उसमें आई थिंक इट शुड बी डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी। इसको वार फ्रंट पे हमें एक्ट करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। इसमें हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी और उससे ज़्यादा मैं समझूंगा इंडिविजुअल लेवल पे एक्ट करने की ज़रूरत है। जो हम कूड़ा जलाते हैं, चाहे गवर्नमेंट ने सब
क्लीन इंडिया की जो वैन आती है वो आ रही होती है, फिर भी हम अपना कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उसके माचिस लगाते हैं। जो बाहर घास खड़ी है, हमारे खेतों के पास घास खड़ी है, जो हमें कुछ नहीं कर रही होती है, उसको हम एक माचिस लगा देते हैं और उसको जला देते हैं। उसके कारण जो पोल्यूशन हम जो बढ़ा रहे हैं, हमें इंडिविजुअल लेवल पे देखनी चाहिए। अगर हमारी अगली पीढ़ी हमें चाहिए कि वो ज़िंदा भी रहे, हेल्दी तो छोड़ो आप, अगर अब ज़िंदा भी रहे तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे इस पे काम करना पड़ेगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो सिर्फ एक किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप कि सिर्फ इंडस्ट्रीज से है, या सिर्फ गाड़ियों से है, या सिर्फ पराली जलाने से है, या दिवाली से है। एक चीज़ से कोई नहीं है, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, और हम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम इस पे एक्ट करना शुरू कर दें कि मैं कूड़े को नहीं जलाऊंगा और मैं क्लीन जो सोर्स है एनर्जी के उसको यूज़ करूंगा। आजकल सोलर गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम चला रखी है, आपको सब्सिडी भी मिल रही है, आप सोलर पैनल लगाइए, उसमें आपका जितना भी है। अब कहते हैं गांव की हवा बहुत शुद्ध होती है, गांव की हवा कहाँ शुद्ध बची है? जो हारा हम चलाते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में खास करके हरियाणा में जो एक वो है कि पशुओं का चारा जिसमें बनाते हैं हम, उससे सारा दिन कितना धुआं निकलता है। उसका एक क्लीन अल्टरनेट मिल सकता है। आप एक सोलर पैनल लगवाइए, साथ में आप अपना इंडक्शन प्लेट लगाइए, उसके ऊपर आप अपना करिए, जिससे आपका हवा भी हेल्दी रहेगी, आपको पूरा टाइम आपको लाइट भी मिलेगी, ठीक है। और एक जो हमारी आदतें जो चेंज करने की है ना, उस लेवल पे हमारी ये प्रॉब्लम आ गई है कि हमें अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। जो ये जलाने वाली आदत है ना, पॉलीथीन है, इकट्ठे किया हमने जला दिए, सबसे डेंजरस चीज़ है। जो वहाँ से जो पोल्यूशन आता है वो इतना डेंजरस है कि आपको कैंसर से लेके, हार्ट अटैक से लेके, ब्रेन स्ट्रोक से लेके सारी चीज़ें करता है वो। तो आम आदमी को भी जागना होगा सरकार के आम साथ साथ। आदमी को जागना होगा, सिर्फ सरकार के ऊपर ब्लेम करने से नहीं होगा, और ना ही ये किसी दिवाली के उससे। दिवाली तो एक दिन आती है। इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की एयर AQI हेल्दी जोन में कभी नहीं रहता पूरे सालों में। तो क्या वो दिवाली के कारण होता है या वो पराली के कारण होता है? हमें कहीं पे भी जाना है, अपनी गाड़ी स्पेशल गाड़ी करके जाएंगे, शेयरिंग में नहीं जाते हैं। उससे कितना पोल्यूशन होता है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ाए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, जनता को अवेयर करे कि पोल्यूशन को कंट्रोल करें। मैं गुड़गांव में था, वहाँ एक वेजिटेबल वेंडर था, फ्रूट वेंडर, जो पेटी में जो घास वास और जो वो आते हैं, ये अखबार आते हैं, वेस्ट जो होता है वेस्ट होता है, उसको उसने आग लगा दी। नवंबर दिसंबर का महीना, जब बिल्कुल त्राहिमाम हो रहा है कि जी पोल्यूशन, ग्रैप लग रहे हैं, 2-3 लग गया है, ये लग गया। मैंने कहा यार ये क्यों कर रहे हो? कहते पुलिस वाला खड़ा है इसने लगवाई। कहते ये हमें कहते हैं कि सफाई रखो। मैंने कहा ये सफाई का तरीका है क्या? गाड़ी आ रही है, उसके अंदर डाल सकते हो, इकट्ठा करके रख सकते हो, तो इसमें तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार तो आपको एक वे दे सकती है कि भैया गाड़ी आएगी, आप उसमें कूड़ा डालें। अगर आपके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो गाड़ी आने का वेट करें और आप आग लगा दें, तो उसमें सरकार आपको क्या करेगी? एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और सरकार को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। और आई थिंक ओपन बर्निंग को तो एक क्रिमिनल ऑफेंस कर देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपको आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, खाना बनाना है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट जो ये चीज़ है ना कि कूड़ा इकट्ठा किया और आपने आग लगा दी, ये तो बेफालतू का पोल्यूशन है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। व्हीकुलर पोल्यूशन दिल्ली में भी 45% है, बाहर तो और भी कम होगा। बाकी कहाँ से आ रहा है? बाकी तो हम ही कर रहे हैं ना। व्हीकुलर पे भी कंट्रोल होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को भी चाहिए कि वो क्लीन एनर्जी पे आएँ, सोलर पैनल लगाएं, ये बर्निंग वाली जो चीज़ें हैं ये इनको ख़त्म करें। और गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। और सबसे ज़रूरी है, कॉमन मैन है, उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, हमारा सिविक सेंस थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। गंदगी ना फैलाएं और कचरे को अपना इकट्ठा करके रख लें। आज गाड़ी आई है, आज नहीं आई है, कल आ जाएगी, उसके अंदर डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, अगर वो रखा रहेगा आपके घर के सामने। तो ये थे हमारे साथ डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजवीर ग्रेवाल। आजकल भिवानी कदम में सेवाएं दे रहे हैं, रोजाना कई लोगों की जान बचाते हैं।
अब तक हज़ारों लोगों के ऑपरेट कर चुके हैं और इस एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ बैठे थे। आने वाले वक्त में आपके घर में या फिर आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आता है तो आपको क्या कुछ करना है, वो सब बातें हम आप तक लेकर के आए थे। बहुत सारे ऐसे सवाल आपके रहते हैं जो आने वाले वक्त में डॉक्टर साहब से दोबारा से पूछें। अपना बेशकीमती समय निकाल करके हमारे ऑफिस में आए थे, तो आने वाले वक्त में जो भी आपकी बातें आप कमेंट में लिखें, इनसे दोबारा से पूछेंगे। और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी तक ये जानकारी सही से पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।